हेलो बच्चों। गार्डनिंग की ये तीसरी इकाई है, तीसरी यूनिट है। 2 यूनिट इससे पहले हमने संक्षेप में आपको प्रेषित कर दी थी। तीसरी यूनिट में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स, टॉक्सिसिटी, आवश्यक पौध पोषक तत्व, न्यूनता के लक्षण एवं विषाक्तता। तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स वही पोषक तत्व हैं जिनको पौधों की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी वृद्धि, विकास, फलने फूलने में आवश्यकता होती है। उनके कुछ डिफिशियंसी लक्षण भी होते हैं। अगर उन पोषक तत्वों को न दिया जाए तो पौधे जो है कुछ ऐसे हैं जिनके लक्षण प्रकट करते हैं, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये पोषक तत्व की कमी है। और अगर ज़्यादा पोषक तत्व आवश्यकता से अप्लाई कर देते हैं तो उससे विषाक्तता हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसी के बारे में चर्चा करनी है। आवश्यक पौध पोषक तत्व, न्यूनता के लक्षण और विषाक्तता। विषाक्तता माने कि वह मात्रा जो आवश्यकता से अधिक अगर हो जाएगी तो विष का काम करने लगे। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, यानी किस आधार पे कोई पोषक तत्व आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, क्या सिद्धांत है, क्या मानक है, उसी के संदर्भ में 3 बातों का प्रायः जिक्र किया जाता है। पोषक तत्व के बारे में कहा जाता है कि लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट, यानी कोई पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक है अगर एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में आता है और वह लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट, यानी अगर वह पोषक तत्व की कमी है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। पौधा जीवन चक्र अपना पूरा नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो वो तत्व एसेंशियल है। दूसरी बात कहता है स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी जो पोषक तत्व की कमी थी और वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पा रहा है, तो यदि स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब है कि यदि वही तत्व अप्लाई किया जाएगा तभी वह लाइफ साइकिल पूरी कर पाएगा। उदाहरण के लिए अगर नाइट्रोजन की कमी है और पौधा अपना लक्षण प्रकट कर रहा है पत्ती को पीली दिखा करके, यानी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो यदि आप नाइट्रोजन न डाल करके फास्फोरस या पोटेशियम डाल देते हैं तो इसके माध्यम से यह पत्ती हरी नहीं होनी चाहिए। यदि नाइट्रोजन की कमी है और आपने तत्व डाल दिया पोटेशियम और पत्ती हरी हो गई, तो इसके मतलब ये इस पत्ती के लिए, इस पौधे के लिए नाइट्रोजन आवश्यक नहीं था, क्योंकि उसकी जगह पे पोटेशियम से काम चल गया। कहने का तात्पर्य है स्पेसिफिक एलिमेंट जो डिफिशियंसी सिम्टम हैं, जब वही एलिमेंट, वही न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जाए और उसकी न्यूनता के कमी के लक्षण दूर हों, तब मान लिया जाएगा कि वह पोषक तत्व तो आवश्यक है, यानी दूसरा बिंदु भी, दूसरी क्राइटेरिया भी पूरी होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। इसका अर्थ ये है कि जो पोषक तत्व की कमी है वह पौधों के उपापचय में सीधे संलग्न होना चाहिए। मान लिया कि कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है और नाइट्रोजन की कमी है, तो अगर मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी आती है तो ये नहीं हमने नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट पी पे डाला, पी ने जो है मेटाबॉलिज्म को सही कर दिया ना। नाइट्रोजन सीधे इन्वॉल्व होना चाहिए जो मेटाबॉलिक गड़बड़ियां हैं उसको दूर होने के लिए, यदि नाइट्रोजन की कमी है। तो यहाँ 3 बातें निकल के आती हैं क्राइटेरिया में कि लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट, कब नहीं कंप्लीट होगी, यदि किसी पोषक तत्व की कमी है, और वह पोषक तत्व स्पेसिफिक होना चाहिए, और दूसरी वह पोषक तत्व पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस में सीधे इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण हैं तो पोषक तत्व मान लिया जाता है कि पौधों के लिए आवश्यक है। तो मोटा मोटा आप ये जानते रहें कि आवश्यक पोषक तत्व वो कहते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और उनकी न्यूनता लक्षण पूरी करने के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण जानना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन में ये देखा गया है कि पहली कैटेगरी में मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट, बृहद या मुख्य पोषक तत्व जिसे कहते हैं,
इसमें कुल 6 पोषक तत्व होते हैं, 9 पोषक तत्व होते हैं। 9 में 3 और 3 6 आवश्यक होते हैं। और ये 3 पोषक तत्व वास्तव में हम जब पौधों को पानी देते हैं, H2O पानी देते हैं, तो सीधे उसको H हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है और पौधा CO2 एब्जॉर्ब करता है, तो उससे कार्बन प्राप्त हो जाती है और इससे ऑक्सीजन, और पानी से भी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो 3 पोषक तत्व हैं, इनको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर ये बचे हुए 6 पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को प्राइमरी पोषक तत्व कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरे को सेकेंडरी पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। तो प्राइमरी पोषक तत्व में 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। प्राइमरी इसे कहते हैं कि इनकी तुलनात्मक ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है और इसीलिए इनको प्राथमिक कहते हैं। तो नाइट्रोजन की यदि कमी है तो पौधे में जनरल येलोइंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है, लक्षण है। जनरल येलोइंग माने यानी पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी, पूरा तना पीला पड़ जाएगा। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो जाने पौधों खेत में नाइट्रोजन की कमी है। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस माने लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी वही यही बात ये भी इंगित कर रहा है कि क्लोरोफिल अगर कम हो जाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा, पीला अपना लक्षण प्रकट करेगा। दूसरा है फास्फोरस। तो फास्फोरस की अगर न्यूनता है या कमी है तो पर्पल और ब्रोंज कलरेशन ऑन लीफ, यानी पत्तियों पर क्या होगा, बैंगनी रंग के या तांबिया रंग के धब्बे पड़ेंगे। तो अगर पत्तियों पर इस रंग के धब्बे आते हैं तो मान लीजिए कि फास्फोरस की कमी है, और फास्फोरस अगर अप्लाई करेंगे तो फिर सामान्य हरी पत्ती हो जाएगी। तीसरा पोषक तत्व है पोटेशियम। ये पोटेशियम है। तो लीफ एज क्लोरोसिस, लीफ एज माने पत्तियों के किनारे क्या होंगे, वो उनसे क्लोरोफिल, ये पत्ती आपकी है और इसमें क्लोरोफिल, ये किनारे किनारे जो होगा क्लोरोफिल हट जाएगा, यानी ये पत्ती क्या होगी, इतना पत्ती बिना क्लोरोफिल की दिखाई देगी, भूरी सफ़ेद दिखाई देगी। तो जान लीजिए कि उसमें पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं। द्वितीय श्रेणी में जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। कैल्शियम में बर्ड किलिंग, कोई पौधा है अगर और ये अगर कलिका है तो अगर कैल्शियम की कमी है तो ये कलिका मर जाएगी, बर्ड किलिंग, इसी को बर्ड किलिंग कहते हैं। यानी कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की न्यूनता से बर्ड किलिंग होगी, यानी कलिका मरेगी। और टिप बर्न, अगर मान लिया कोई ऐसे चोटी है, कोई शाखा बढ़ रही है तो ये क्या होगी, इसमें जलने जैसी आभास होगा, इसका कुल मिला के इसकी टिप और कलिकाएँ मरेंगी। मैग्नीशियम दूसरा तत्व है। मैग्नीशियम सीधे क्लोरोफिल के संरचना में भाग लेता है। तो इसका जो लक्षण है इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस यानी मध्य सिरा पीत या पीलापन। मान लिया ये पत्ती है और ये सिराएं हैं, नसें हैं, वेंस हैं, तो वेंस तो हरी रहेंगी लेकिन इनके बीच का भाग पीला पड़ जाएगा। बीच का भाग क्या होगा, ये सब पीला पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी अंतःशिरा पीलापन। तो सिराओं के बीच का क्षेत्रफल पीला होगा और जो नसें हैं, वेंस हैं, वो हरी रहेंगी। अगर ऐसा लक्षण है तो मैग्नीशियम की कमी है, और मैग्नीशियम की कमी अगर पूरी कर देंगे तो ये लक्षण समाप्त हो जाएगा, सामान्य पत्ती हरी हो जाएगी। लेकिन ये लक्षण ओल्ड पत्तियों पर आने चाहिए। तीसरा है सल्फ़र। सल्फ़र से जनरल येलोइंग होती है। इसमें भी नाइट्रोजन की तरह क्या होता है, पूरी पत्ती या पूरा तना एकदम एक तरफ से पीला पड़ जाता है। और दूसरा जो मुख्य वर्गीकरण है वो बी है, मैक्रो, ट्रेस अथवा सूक्ष्म या गौड़ पोषक तत्व। सूक्ष्म या गौड़ यानी ऐसे पोषक तत्व जिनको तुलनात्मक पौधों को कम आवश्यकता होती है, सूक्ष्म या गौड़ पोषक तत्व कहते हैं। इनको अंग्रेजी में माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसमें कुल मिला के वर्तमान में आज की तारीख में 8 पोषक तत्व हैं। उसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान और
बोरान है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकिल है। तो 8 ये पोषक तत्व हुए। तो ये पोषक तत्व पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इन पोषक तत्वों को सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व कहते हैं, अंग्रेजी में माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें जो आयरन है, आयरन में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। अभी मैंने बताया था इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है, यानी जो नसों की बीच का क्षेत्रफल है वो पीला हो जाएगा, लेकिन ये यंग लीफ में होता है। मैंगनीज में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। जिंक मल्टीपल सूट ब्रॉन्जिंग ऑफ यंग लीव्स। मल्टीपल सूट्स माने, मान लिया ये कोई पौधा है, उसकी एक शाखा निकली है, ये छोटी है, ये जड़ें हैं, तो सामान्य रूप से ऐसे मान लिया शाखा निकलती हैं। लेकिन होगा क्या, अगर जिंक की कमी है, मल्टीपल सूट्स माने ऐसे एक जगह से एकदम झाड़ू की तरह बहुत सी शाखाएं निकलेंगी, तो ये जान लीजिएगा कि जिंक की कमी है। मल्टीपल शूटिंग और ब्रॉन्जिंग ऑफ यंग लीव्स, और जो नई पत्तियां होंगी वो तांबिया रंग की हो जाएंगी। तो ये दोनों सिम्टम जिंक की कमी के हैं। कापर, अब कापर में कपिंग ऑफ लीफ, हमारी पत्ती है तो कटोरे के रूप में हो जाएगी, यानी वो मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। कप के आकार की अगर होती है तो जान लीजिए कि कापर की कमी है। बोरान में भी बड किलिंग होती है। जैसे अभी मैंने कैल्शियम के बारे में बताया, वही चीज़ बोरान की भी कमी के लक्षण में प्रकट होती है। लेकिन बोरान का एक विशेष लक्षण ये भी है कि अगर फल सामान्य तौर से मीठा नहीं है तो जान लीजिएगा कि अगर बोरान का स्प्रे कर देंगे तो फल और सब्जियों में मिठास आती है। तो बोरान शक्कर को फलों में स्थापित करने के लिए भी आवश्यक होता है। तो मुख्य रूप से जो आप पहचानने योग्य लक्षण है, बड किलिंग है, कलिकाओं का मरना। छठा जो है वो मॉलिब्डेनम है। तो पुअर नोडुलेशन, दलहनी फसलों में, नोड माने गांठ, जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं, गांठें होती हैं, और इन गांठों में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को देते हैं। तो नोडुलेशन यानी इन गांठों का कम बनना हो जाता है। कब कम बनती हैं, जब मॉलिब्डेनम की कमी हो। तो इस तरीके से मॉलिब्डेनम सीधे जो है दलहनी पौधों की जड़ों में गांठों के बनने के लिए जिम्मेदार होता है, और इन गांठों में वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया निवास करते हैं। तो यानी अगर कम बैक्टीरिया निवास करेंगे तो नाइट्रोजन का कम स्थिरीकरण होगा, और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है तो पौधा कमज़ोर होगा। क्लोरीन में लीफ मार्जिन विल्टिंग, विल्ट माने उकड़ जाना, मुरझा जाना। तो ये आपकी पत्ती है, और पत्ती में ये किनारे क्या होंगे, सूखेंगे और अंदर की तरफ सूखना प्रारंभ होंगे। तो अगर ऐसा लक्षण है तो क्लोरीन की कमी है। निकिल में नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप। अब कोई पौधा है और कोई पौधा में ये लीफ की टिप है। नेक्रोसिस का अर्थ होता है ऊतक क्षय। ऊतक क्षय का अर्थ हुआ कि जहाँ पर नेक्रोसिस होगा वहाँ पर कोशिकाएं मरने लगेंगी और वो काला काला धब्बा पड़ जाएगा, यानी वहाँ की कोशिकाएं डेड हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को नेक्रोसिस कहते हैं, और इसको हिंदी में ऊतक क्षय, तो ये ऊतक क्षय हो जाता है। तो निकिल की कमी के लक्षण हैं। तो बच्चों, इस आधार पे आपने ये जाना कि पौधों को 8 सूक्ष्म पोषक तत्व और 9 जो है बृहद पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उसमें से 3 बृहद पोषक तत्व को देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे मिल जाते हैं। बचे हुए 6 पोषक तत्व हमको उर्वरक या खाद के रूप में देने की ज़रूरत होती है। उनके अपने अपने लक्षण हैं और उनका अपना अपना पौधों के वृद्धि, विकास, फलने फूलने में योगदान है। तो इसके बाद अब आता है आपके जो सिलेबस में है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स। फ्लोरिकल्चर माने पुष्प वाले, तो फ्लोरिकल्चर का जिक्र हो ही चुका है। उसमें झाड़ियाँ आती हैं, बुशेज जिसे कहते हैं, क्लाइंबर हैं, ट्री हैं, एनुअल्स हैं, लान है, कोई भी चीज़ पेड़ पौधा जो सुंदरता के लिए उगाते हैं वो फ्लोरिकल्चर में आता है।
तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर, आप ऑर्गेनिक मैन्योर का ये अर्थ जान लीजिए, वह कोई भी चीज़, तत्व या कोई भी पदार्थ जो जीव से प्राप्त हो, जीव से प्राप्त हो। अब जीव माने बायोलॉजी, यानी जंतु और वनस्पति दोनों से आए, और वह यदि ज़मीन में मिलाया जाए या पौधों को सीधे दिया जाए तो उनको आवश्यक तत्व, पोषक तत्व मिल जाएं और पौधों की वृद्धि एवं विकास में सीधे इन्वॉल्व हों, तो उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। यानी जंतु और वनस्पति के अवशेष, या वो सीधे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लिया गोबर की खाद है, सड़ गल गई पत्ती है, क्या उसको सड़ा गला लिया और फिर वो मिट्टी में मिलाएंगे तो उसमें पत्ती में जो पोषक तत्व हैं वो पौधों की जड़ें चूस लेंगी और अपना वृद्धि एवं विकास करेंगी। तो पत्ती क्या हुई? ऑर्गेनिक मैन्योर हुई। यानी क्यों कि वो पौधों से प्राप्त हुई है। ऐसे हड्डी का चूरा, हड्डी का चूरा क्या है? उसमें फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह होते हैं और उनको क्या करते हैं? सड़ा गला करके गोबर मतलब खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हड्डी का चूरा चूँकि पशुओं से प्राप्त हुआ है इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर हुआ। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का अर्थ ही होता है कि रासायनिक यानी फैक्ट्री में बनी चीज़ कोई न हो। और इनऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होती है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, उर्वरक उन्हें कहते हैं जो क्या हो, सिंथेसिस किए जाते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। जैसे यूरिया है, डायमोनियम फास्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या कोई भी तत्व जो कि सीधे फैक्ट्री में बनता है, फर्टिलाइज़र कहलाता है। तो इसमें रूप से इनऑर्गेनिक में यूरिया हो गई। यूरिया का भारत में सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और एक दूसरा है डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी कहते हैं शॉर्ट में, बोरी पे डीएपी लिखा रहता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। तीसरा है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड। इसमें 60% पोटेशियम होता है। तो ये 3 खादें जो हैं उर्वरक हमारे किसान भाई प्रायः प्रयोग करते हैं। फ्लोरिकल्चर में इनका व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको इन 3 कम से कम मोटी बातों का याद रखना चाहिए। बहुत प्रकार की खादें आती हैं, यूरिया, डीएपी एंड एमओपी। यूरिया, डायमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि। यूरिया डालेंगे तो किसकी आपूर्ति होगी? नाइट्रोजन की। डायमोनियम फास्फेट डालेंगे तो किसकी आपूर्ति होगी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। और अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे तो किसकी आपूर्ति होगी? पोटाश की। अब ऑर्गेनिक अभी मैंने बताया जो जंतु या वनस्पति से प्राप्त हों। तो इसमें गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, यानी जो आपका फार्म यार्ड है उसमें पत्ती, घर का कूड़ा कचरा डालते रहते हैं और सड़गल जो जाता है वो खाद का काम करते हैं, उसी को कहते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट भी बनती है, गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, तो इसमें पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, इसमें गोबर की खाद ज़्यादा होती है। तो कंपोस्ट और फार्म यार्ड थोड़ा बहुत अंतर समझ के एक ही चीज़ें हैं। लीफ मोल्ड, पत्ती की सड़ी हुई खाद, ये लीफ मोल्ड कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ की खाद, केचुआ की खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केक्स, खलियाँ, खलियाँ क्या हैं? जैसे महुआ की खली, सरसों की खली, इनसे तेल निकाल लिया जाता है, तो बचे हुए चीज़ को केक्स कहते हैं। और केक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। पोल्ट्री मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर यानी चूजों वाली खाद, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। बोन मील, हड्डी का चूरा, ये भी खाद का काम करती है। फिश मील, मछली का चूरा। हार्न एंड हूफ, यानी पशुओं के सींग एवं खुर, जो खुर होते हैं पैर के नीचे वाले, उनकी भी खाद बनती है मरने के बाद पशुओं की। तो हार्न माने सींग, हूफ माने खुर, हार्न एवं हूफ मैन्योर। गुआनो, चिड़िया की खाद, और भी तमाम प्रकार की खादें होती हैं, सब ऑर्गेनिक खादों के उदाहरण हैं। ऑर्गेनिक खादों की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसे हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। बायो फर्टिलाइज़र का अर्थ होता है कि ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि सूक्ष्म जीव
या जीवित जीव अगर खेत में या पौधों को दिए जाएं तो वो पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, ऐसे को क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक कहलाते हैं, जैव उर्वरक। तो ये क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। तो ये जैव उर्वरक कहलाते हैं। इसमें राइजोबियम बहुत विख्यात और प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या करते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनती हैं। इन गांठों में कौन बैठता है? राइजोबियम का बैक्टीरिया बैठता है और ये वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको ये ले लेता है और क्या करता है? उसको स्थिर फिक्स करता है और ये नाइट्रोजन पौधों को देता है और पौधा क्या करता है? अपना उससे प्रोटीन बनाता है। तो राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम का पैकेट आता है, एक पैकेट छोटा सा होता है, उसमें 200 ग्राम राइजोबियम का कल्चर होता है और इस कल्चर को क्या करते हैं? 100 लीटर, 50 लीटर, 20 लीटर जैसा हो पानी में घोल करके पौधों पे छिड़कते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि या उसी में जड़ों को भी डुबो देते हैं। कई तरीके से वो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से राइजोबियम कल्चर क्या हुआ? एक बायो फर्टिलाइज़र है। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, ये भी नाइट्रोजन। एजोला भी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरलम, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु, इसका भी कल्चर आता है। तो ये भी क्या करते हैं? सभी खाद का काम करते हैं। मैंने डिफिशियंसी सिम्टम्स संक्षेप में बताए थे अभी। तो ये देखिए कि हम एक चार्ट है, मैंने किताब से लिया है। इसमें अगर पूरे जो बताए थे कि 6 पोषक तत्व प्रमुख होते हैं और 8 क्या होते हैं? वो द्वितीय या गौड़ होते हैं, जिसमें मैंने बताए थे 3 क्या है? NPK और जो 3 क्या है? ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये NPK हैं। और 8 पोषक तत्व मैंने ऊपर अभी पढ़े हैं, Fe, Zn, जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल। तो ये सभी पोषक तत्वों के जो लक्षण हैं आपके सिलेबस में है भी। तो डिफिशियंसी यानी न्यूनता के लक्षण कभी कभी पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं और कुछ के नई पत्तियों पे आते हैं और कुछ के नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर आते हैं और कभी कभी टर्मिनल बर्ड्स, चोटी की कलिकाओं पर ही आते हैं। तो अगर पुरानी पत्तियों पे जिनके लक्षण प्रकट होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम है। तो इनके क्या है? पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। और इनमें भी देखा जाए तो नाइट्रोजन का क्या है? डेड स्पॉट, पत्ती पे जो होंगे उस पे क्या होंगे? काले धब्बे पड़े रहेंगे। और इसमें नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम में तो जान लीजिएगा अगर डेड स्पॉट है ओल्ड लीफ पर तो इसमें या तो पोटेशियम की कमी होगी, पोटेशियम की या तो कमी होगी या मॉलिब्डेनम की कमी होगी। नो डेड स्पॉट, अगर ओल्ड लीफ पे सिम्टम आते हैं और कोई पत्ती पे कोई धब्बा नहीं पड़ता है तो जान लीजिएगा या तो नाइट्रोजन की कमी होगी या फास्फोरस की कमी होगी और या तो मैग्नीशियम की कमी होगी। इनको भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर पत्तियाँ पीली पड़े लेकिन उनकी नसें हरी रहें तो मैग्नीशियम की कमी है, और अगर पत्तियाँ पीली पड़े और उसमें नसें भी पीली हो जाए तो नाइट्रोजन की कमी है। इसी तरीके से ये न्यू लीव्स पे जो सिम्टम आएंगे सल्फ़र, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, इसमें भी ग्रीन वेन्स रहेंगी तो आयरन और मैंगनीज की कमी है। यदि येलो वेन्स होंगी तो सल्फ़र और कॉपर की कमी है। ओल्ड और न्यू लीव दोनों पे सिम्टम जिंक की कमी से होते हैं और टर्मिनल बर्ड पे कैल्शियम और बोरान की कमी इसके लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि वास्तव में किस पोषक तत्व की कमी है। देखिए हमने कुछ चित्र लिए हैं, ये मैंगनीज के डिफिशियंसी के कमी के लक्षण हैं। और ये देखो अभी जिक्र हो रहा था कि बायो फर्टिलाइज़र, तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो काई जैसी तालाब में तैरती रहती है यही बीजीए है, इसका प्रयोग फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी के उदाहरण हैं, काई के उदाहरण हैं। ये देखिए कमी के लक्षण है फास्फोरस की कमी के
लक्षण हैं। देखिए किनारे किनारे जो पत्तियां हैं ये पर्पल कलर ये विकसित हो रहा है। ये अगर ऐसा कहीं लक्षण दिखाई देता है तो फास्फोरस पोषक तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसी तरीके से ये देखिए बर्निंग मार्जिन जल रही है, ये आम की पत्ती दिखाई गई है, इसमें मार्जिन बर्न हुई है, अंदर की तरफ जा रही है, तो ये पोटेशियम डिफिशियंसी के लक्षण हैं, यानी पोटेशियम की न्यूनता। ये देखिए कुछ डिफिशियंसी लक्षण का चार्ट है। अगर बोरान है, भी बताया था कि ऊपर का डेड होने लगता है। कैल्शियम में भी यही हाल है। सल्फर देखिए इस तरीके से पत्ती पीली पड़ रही। आयरन में देखिए नसें हरी हैं, बीच का भाग पीला पड़ गया है। कापर में देखिए किस तरीके के कमी के लक्षण हैं। और इसी तरीके से ये पोटेशियम में देखिए अभी देख ही चुके ऊपर कि टिप बर्निंग हो रही है पत्ती में, ये इस तरीके से हो रहा है। नाइट्रोजन में पूरी पत्ती लगभग में पीली पड़ती है। फास्फोरस की कमी है, मार्जिन बंद हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों इसका भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये देखिए फिर बायो फर्टिलाइज़र एजोला जो फर्न हो एक प्रकार का होता है, ये भी खाद का काम करता है। इसी तरीके से ये एजोला ही है सब। ये देखिए इफ़को जो है एजोटोबैक्टर का एक लिक्विड भी तैयार की है। और ये फास्फोरस पीएसबी फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी जिसे कहते हैं शॉर्ट में पीएसबी। तो ये सब लिक्विड के रूप में आते हैं, मिट्टी में मिला दीजिए तो मिट्टी में जो फास्फोरस घुलनशील नहीं है घुल जाता है, और जिसको पौधों की जड़ें आसानी से प्रयोग कर लेती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं। इस तरीके से ये भी देखिए फास्फेट सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी पीएसबी ही है। ये सब इफ़को तैयार कर रही है और किसानों को सस्ते रेट पे उपलब्ध भी हैं। ये देखिए बायो फर्टिलाइज़र एजोटोबैक्टर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। पाउडर लीजिए और इसमें पौधों की जड़ों को ट्रीट कीजिए या क्यारी में मिला दीजिए। ये राइजोबियम है, दलहनी फसलों में मिलाइए तो जड़ें गांठ ज़्यादा बनेंगी। ये देखिए नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है, पूरा पौधा पीला पड़ गया है। और इस तरीके से बच्चों कुल मिला के ये तीसरी यूनिट समाप्त हुई। कोशिश करेंगे चौथी और अंतिम यूनिट डाल दें। और बहुत किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि इतना कैसे याद करेंगे। आपको मैं तथ्य बता दे रहा हूँ, बाकी भाषा आप बना लीजिए। और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पत्र आएगा, बस आपकी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसको कि आप कर न पाएँ। परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। सुनने के लिए धन्यवाद।